दोस्तों, हमने एक वीडियो में फिजियोग्नोमी का वर्णन किया था, जिसका अर्थ है फेस रीडिंग यानी कि चेहरे को देख करके बीमारियों का पता लगाना। लगभग लगभग हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं या हमारे शरीर के जितने भी भाग हैं, उनको देख करके बहुत सारी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इसी क्रम में एक जो है वो हमारे स्कैल्प के ऊपर होने वाले जो हेयर हैं, उनसे भी बॉडी में की जो हेल्दी कंडीशन होती है उसका पता लगाया जा सकता है। बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं कि जिनमें हेयर का टेक्सचर, उनकी अपीयरेंस वो काफ़ी हद तक बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसा आपने देखा होगा कि बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको हम क्वाशियोरकर कहते हैं। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से होती है, यानी कि प्रोटीन की शरीर में जब कमी होती है तो उसको क्वाशियोरकर कहते हैं। दो प्रकार की डिजीज होती हैं बच्चों में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, एक तो क्वाशियोरकर होती है और एक मारास्मस होती है। मैरास्मस में तो बिल्कुल सूखा पड़ जाता है शरीर, और क्वाशियोरकर जो होता है उसमें शुरुआत में थोड़ा बॉडी स्वेल करती है। ये जो हेयर होते हैं वो काफ़ी स्कार्स हो जाते हैं और उनका कलर जो है वो ब्राउनिश हो जाता है। ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है। नॉर्मली जो ब्लैक कलर होता है वो नहीं होता, ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि इसको क्वाशियोरकर है। एक तो ये से पता लगा है। दूसरा, जो क्रिटिनिज्म है, क्रिटिनिज्म के कई कारण होते हैं। बौनापन जिसको हम कहते हैं, संस्कृत में वामन हम उसको कहते हैं, तो उसमें भी जो है वो ड्राई हो जाते हैं और स्पार्स हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो थायराइड की कमी से होने वाला एक रोग होता है जिसको मिक्सोडिमा कहते हैं, जिसमें फेस जो है वो मून शेप का हो जाता है और जो ये आईब्रो हैं इसमें जो हेयर हैं वो कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो ऊपर के जो स्कैल्प के हेयर हैं वो ड्राई और बहुत ही अलग अलग तरीके के जो है फील होते हैं, अनुभव होते हैं। तो उससे हम मिक्सोडिमा का पता लगा सकते हैं। जो होती है सिरोसिस ऑफ लीवर में, हेयर फॉल बहुत कॉमन है, और ऐसे केसेस में जो है पर्टिकुलरली जो बैक साइड से जो पीछे की जो हेयर लाइन होती है, यदि वहाँ से हेयर निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसको ये इंडिकेशन मिलता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद द लीवर। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में हेयर फॉल होना, इसी के साथ साथ कुछ क्रॉनिक बीमारियां हैं जाते हैं। और लेप्रोसी में एक खास स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है कि जो 1/3 है, 1/3 ऑफ जो आईब्रो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, फॉल हो जाती हैं, गिर जाते हैं बाल। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद हेयर जो स्कैल्प हेयर होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक डिजीज भी होती हैं जिसमें वो फॉल होते हैं। एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है जिसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं या सिबोरिया कहते हैं, और एक इसी के साथ साथ जुड़ता हुआ दूसरा टर्म जिसको हम डैंड्रफ कहते हैं। तो जिनकी स्किन ऑयली होती है, स्काल्प ऑयली होती है, वहाँ पे डैंड्रफ के होने के कारण से जो हेयर रूट में इन्फेक्शन होता है और हेयर फॉल बहुत ही अ, अधिकता से होता है। तो इसमें जो है जनरलाइज्ड देखने को मिलता है हेयर फॉल, और दूसरा लोकेलाइज्ड किसी पर्टिकुलर एरिया में जो हेयर फॉल होता है उसको हम एलोपेशिया कहते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें एलोपेशिया मुख्यतः देखने को मिलता है। साथ ही साथ मेल में जो साइड में हेयर फॉल होता है उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, और वो टेस्टोस्टेरोन के कारण से या मेल हार्मोन के कारण से होती है। पेशेंट में जो लोकेलाइज्ड हेयर फॉल होता है, यानी कि स्काल्प पे पैच के रूप में जो हेयर फॉल होता है जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, इसके अनेक प्रकार होते हैं। तो इनका कैसे कैसे पता लगाया जाए? तो सबसे पहला है एलोपेशिया एरिएटा। एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो बाल का गायब हो जाना, और ये केवल स्कैल्प में ही नहीं होता, कई बार जो है जो बियर्ड होती है वहाँ भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो है वो हेयर गायब हो जाते हैं। हेयर रूट ही खत्म हो जाती है रादर वहाँ पे, और कुछ जगह पे हेयर रूट बनी रहती है, उनमें ग्रोइंग की कैपेसिटी होती है, लेकिन हेयर फॉल कर जाते हैं। तो उसको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एलोपेशिया एरिएटा में कोई स्कार फॉर्मेशन नहीं होता है। जो स्किन होती है वो नॉर्मल ही रहती है। रिंगवर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन का होना, उसमें भी एक पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में हेयर फॉल हो जाते हैं, और साथ ही साथ सेकेंडरी सिफिलिस के केसेस में, जो कि अब रेयर है, बहुत अधिक केसेस उसके देखने को नहीं मिलते, या फिर कहीं ट्रॉमा हुआ हो, इंजरी की वजह से भी एलोपेशिया एरिएटा हो जाया करता है।
यदि आप स्काल्प के ऊपर कुछ स्कार देख रहे हैं या स्कार जनरेट हो रहा है और तब वो हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके 2-3 मुख्यतः कारण होते हैं। एक तो ल्यूपस वल्गेरिस होता है और एक जो है लाइकेन प्लैनस होता है। ये 2 बीमारियां बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती हैं। लोकलाइज्ड स्क्लेरोडर्मा के केसेस में भी इस प्रकार का स्कार और एलोपेशिया देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो एलोपेशिया है, यदि वो डिफ्यूज है और बहुत अधिक एरिया को उसने इन्वॉल्व किया हुआ है, तो उसके कुछ और कारण होते हैं। एंडोक्राइन कॉजेज होते हैं, बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। सेकेंडरी कुछ इन्फेक्शंस हैं, पोस्ट फेब्राइल इस प्रकार से देखने को मिलता है। और साथ ही साथ एक जो एलोपेशिया होता है तो जिसमें बहुत डिफ्यूज होता है, वो कीमोथेरेपी के बाद देखने को मिलता है। यद्यपि उनमें बाल बाद में आ जाते हैं जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होता है। इसी के साथ साथ जो रेडिएशन बर्न होते हैं, उसमें भी एलोपेशिया देखने को मिलता है। अब बात ये आती है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि ये जो एलोपेशिया है या हेयर की जो कंडीशन हो रही है, इसको हम कैसे पता लगाएं। तो जो एलोपेशिया एरिएटा होता है, ये यूजुअली एक पैच के रूप में बाल उस एरिया से गायब होते हैं, वहाँ से स्कैल्प में मुख्यतः देखने को मिलता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि बियर्ड वाले जो हेयर हैं या बॉडी के जो हेयर हैं, वहाँ भी ये देखने को मिल जाता है। इसमें यूजुअली बाद में हेयर ग्रो कर जाते हैं, लेकिन यदि नहीं करते हैं तो कुछ एक इंजेक्शंस जैसे स्टेरॉइड इंजेक्शंस सबक्यूटेनियस इस क्षेत्र में दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे हेयर को ग्रो किया जा सके। जैसा कि मैंने बताया कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस या रिंगवर्म इन्फेक्शंस, तो स्कैल्प की बहुत ही केयरफुली जांच की जानी चाहिए, क्योंकि अधिकांश केस में यंग लोगों में ये देखने को मिलता है जब स्कैल्प स्किन जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, पर्टिकुलरली फंगल इन्फेक्शंस में। तो वहाँ से क्या फंगल इसको स्पोर्स जो है वो डिटेक्ट हो पा रहे हैं, या फिर सिबोरिया जिसमें कि बहुत ही वो तो अलग से दिखाई देता था। तो स्किन की बहुत ही बारीकी से जांच की जानी चाहिए ताकि हेयर को फॉल होने से बचाया जा सके। कुछ महिलाएं कर्लर्स का यूज़ करती हैं और उस कर्लर्स के यूज़ के कारण से भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट में कुछ हेयर की जो है वो थिननेस और एलोपेशिया देखने को मिल जाता है। जैसा मैंने कहा, सेकेंडरी सिफिलिस के पेशेंट्स में भी एलोपेशिया देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मेल पैटर्न बाल्डनेस का मैं वर्णन कर चुका हूँ। मेल पैटर्न बाल्डनेस मिलती है, और ओल्ड एज जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो ग्रेइंग ऑफ हेयर और फॉलिंग ऑफ हेयर, ये एक बहुत ही कॉमन सी बात होती है। और मैलिग्नेंट कीमोथेरेपी के में भी हेयर फॉल बेसिकली हो जाया करते हैं। अब इसके बाद आती है 2 कंडीशंस। एक कंडीशंस तो वो है कि शरीर में हाइपोविटामिनोसिस डी, विटामिन डी की कमी के कारण से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिनमें न्यूट्रिशनल स्टेटस या प्रोटीन या अदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यदि वो कम हो रहे हैं तो उनका भी। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि जो हेयर फॉल हो रहा है उसका कारण क्या है? तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि स्कैल्प की जो स्किन की जो कंडीशन है वो कैसी है। यदि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का कोई फंगल इन्फेक्शन या सीबरिक डर्मेटाइटिस है, उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हेयर रूट्स को समाप्त कर देते हैं। साथ ही साथ फिर हम हेयर जो फॉलिकल्स हैं उनकी जांच की जानी चाहिए कि उनमें ग्रोइंग तो नहीं हो रहा है, जो हेयर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। और फिर उसके बाद उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, विटामिन डी आदि, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करके हम काफ़ी हद तक हेयर फॉल को रोक सकते हैं। साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक जो ट्राइकोलॉजी, अब एक अच्छी खासी साइंस डेवलप हो चुकी है। पहले तो बहुत ज़्यादा ध्यान देता नहीं था कोई भी हेयर के कंडीशंस पे, लेकिन अब लोग बहुत ही हेयर कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं, कॉस्मेटिक कॉन्शियस भी हो गए हैं। तो लोग डिफरेंट टाइप्स के जो है टेस्ट कराते हैं। तो जो ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्पेशली स्कैल्प हेयर में डील करते हैं। और इसके बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम, जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको दोबारा से ग्रो करा सकते हैं। और यदि पर्याप्त मात्रा में हेयर फॉलिकल्स अवेलेबल हैं तो वहाँ से हेयर को रीग्रो कराया जा सकता है। बहुत सारी विधियाँ हैं, प्रोटीन रिच प्लाज्मा है जिसको इंजेक्ट किया जाता है। और जब सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो फाइनली जो टेस्टोस्टेरोन इनसेंसिटिव जो पीछे के जो हेयर होते हैं उनको लेकर के और आगे जो है वो इम्प्लांट इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो, इम्प्लांट तो नहीं कहूँगा, ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्योंकि एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे किया जाता है, तो इसलिए उसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट आदि किए जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऐसी बताई जो कि हेयर से संबंधित होती हैं। हेयर को देख करके हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।